गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी छात्रों के लिए आज हमारा जो टॉपिक है द्रव्यमान, भार एवं घनत्व, इसी अध्याय पे अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक है उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि कंपटीशन की भी परीक्षा में पूछे जाते हैं और आईटीआई की भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको मैं हल कराने के लिए लाया हूं। तो पहला प्रश्न आप देखिए, अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है। प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे, लिखा हुआ कि अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने की विधि नहीं है। इसमें मतलब कि हमें वो चीज ज्ञात करना है जिससे हम अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, अपेक्षित घनत्व की बोतल द्वारा, इसका मतलब कि अपेक्षित घनत्व की बोतल द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर द्वारा अपेक्षित घनत्व ज्ञात होता ही है। आर्किमिडीज के सिद्धांत द्वारा भी ज्ञात होता है। और चौथा जो है स्पीडोमीटर द्वारा। तो ये हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि स्पीडोमीटर के द्वारा हम अपेक्षित घनत्व ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके लिए क्या होगा? डी ऑप्शन। और आप डी पे टिक लगाएंगे तो ये आपका प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्पीडोमीटर जो है कहीं से भी अपेक्षित घनत्व से संबंधित नहीं है। सेकंड जो क्वेश्चन है घनत्व संबंधित है। तो पिछली आपको क्लासेस याद हैं, तो देखिए आप घनत्व संबंधित है, इतना प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है और इसके बारे में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो विकल्प में आपको देखना है कि घनत्व का संबंध किन विकल्पों में सही दर्शाया जा रहा है। तो अब पहला विकल्प है द्रव्यमान तथा आयतन से, जो दूसरा विकल्प है आयतन तथा तापमान से, तीसरा विकल्प है तापमान तथा दाब से, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर सही देना है तो आपको मैं जो 3-4 क्लासेज हुई हैं इस टॉपिक पे, उसमें मैंने एक आपको डायग्राम बताया था। इस डायग्राम की मदद से आप ज्ञात कर सकते हैं। मैंने ये लिखा था कि रो का मतलब होता है घनत्व, एम का मतलब होता है द्रव्यमान और वी का मतलब होता है आयतन। तो इससे ये पता चलता है कि घनत्व का संबंध किन 2 राशियों से है? द्रव्यमान से और आयतन से है। तो आपके विकल्प में कहां कहां ये दिख रहा है? पहले विकल्प में। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि आपका जो घनत्व है किससे संबंधित है? द्रव्यमान और आयतन से। थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, किसी ठोस को द्रव में तैरने के लिए आवश्यक है कि W1 बराबर W2, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है W1 इज लेस देन, मतलब W1 कम होना चाहिए W2 से। और तीसरा विकल्प है कि W1 ग्रेटर देन W2, मतलब W1 बड़ा होना चाहिए W2 से। और चौथा विकल्प है इन विकल्पों में से कोई सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे W1 और W2 क्या प्रदर्शित कर रहा है। W1 का मतलब ये है कि जिस पदार्थ को डुबाया जा रहा है उसका भार, और W2 का मतलब ये है कि जब पदार्थ को द्रव में डुबाया जा रहा है तो वो कितना द्रव विस्थापित कर दे रहा है। तो एक बात जान लीजिए कि जो अगर कोई पदार्थ द्रव में या जल में डुबाया जाता है तो जो उसके द्वारा विस्थापित द्रव का भार होता है, अगर वो बराबर है वस्तु के भार के, तब वो वस्तु कठिनाई से तैरेगी, मतलब डूब करके तैरेगी, उसका ज्यादा भाग जो है डूबा हुआ होगा। लेकिन अगर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से ज्यादा है तो वस्तु आसानी से तैरेगी, मतलब एकदम ऊपर तैरेगी। और अगर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाएगी। तो यहाँ पे W2 क्या है? वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार बताया जा रहा है। और तैरने के लिए नियम पूछा जा रहा है कि किसी ठोस को द्रव में तैरने के लिए आवश्यक कंडीशन, मतलब आवश्यक शर्त क्या होनी चाहिए? तो W2 मतलब वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, और ये क्या है? वस्तु का भार। तो ये वाला सेकेंड ऑप्शन, मतलब दूसरा विकल्प हमारा सही हो रहा है, क्योंकि इस विकल्प में W2 का मतलब क्या है कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार बड़ा होना चाहिए वस्तु के भार से। तीसरा प्रश्न हो चुका है। चौथा देखिए, एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक क्या होता है? ये सारी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई गई हैं। आपको पिछले जो भी इससे संबंधित क्लासेस की गई हैं, वीडियो अपलोड किया गया, उनको एक बार देखना चाहिए, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एमकेएस प्रणाली में घनत्व का मात्रक क्या है, जबकि मैंने एसपीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली और एमकेएस प्रणाली तीनों में घनत्व के मात्रक को विस्तार से बताया था। वैसे यहाँ पे भी प्रश्न में पूछा गया तो बताना ही है। एमकेएस प्रणाली तथा एसआई प्रणाली में जो घनत्व का मात्रक होता है वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, और ये घनत्व
बराबर होता क्या है, रो बटे में एम, रो बराबर एम बटे में वी। एम का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। और एमकेएस पद्धति में देखिए यहीं से इसी सूत्र के सहायता से हम घनत्व का मात्रक भी निकाल सकते हैं। एम मतलब होता है द्रव्यमान, और एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। बटे में बटे का चिन्ह है तो बटा का चिन्ह लगाएंगे। आयतन, एमकेएस पद्धति में आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो देख लीजिए ये हमारा घनत्व का मात्रक आ गया, क्या बन गया, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। और ये हमें किस विकल्प पे दिख रहा है, फर्स्ट वाले विकल्प में। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। अगला प्रश्न है कि अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या है। इसमें आप विकल्प देखिए, पहला विकल्प है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सेकंड विकल्प है न्यूटन प्रति मीटर, थर्ड विकल्प है न्यूटन, और चौथा विकल्प है मात्रकहीन। तो जो अपेक्षित घनत्व होता है वो किसी घनत्व की तुलना में दूसरे वस्तु का घनत्व को कंपेयर किया जाता है। तो अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, ये मात्रकहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, मात्रकहीन। मात्रकहीन का मतलब है कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। हाइड्रोमीटर के बारे में क्लास में आपको बताया गया था। यहाँ पे आपसे सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जा रहा है कि हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो पहला विकल्प है प्लवन के सिद्धांत पे, सेकंड विकल्प है हुक के सिद्धांत पे, और थर्ड विकल्प है पास्कल के सिद्धांत पे, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रश्न, जब भी ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के प्रश्न होते हैं तो उनमें एक तरीका होता है एलिमिनेशन का, विकल्पों को एलिमिनेट करिए, कौन सा विकल्प सही नहीं हो सकते। इससे हमारा जो उत्तर होता है एकदम 100% एक्यूरेट होता है, और इसमें समय भी कम लगता है। कई सारे विकल्प तो आपको ऐसे होंगे जो एकदम से सीधे सीधे लग जाएगा कि ये नहीं होगा। जैसे इसमें हम देखिए, अगर हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था तब भी हम इस प्रश्न को शायद 100% हल कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो देखिए पास्कल। पास्कल जो है दाब से संबंधित है, तो हाइड्रोमीटर जो है पास्कल इसका उत्तर होगा नहीं। हुक क्या है, ये प्रत्यास्थता से संबंधित है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। प्लवन, हाइड्रोमीटर जो है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हाइड्रोमीटर जो है प्लवन के सिद्धांत पे काम करता है। प्लवन के सिद्धांत का मतलब कि तैरने का जो आर्किमिडीज ने सिद्धांत बताया था उसी के सिद्धांत पे काम करता है। आपका 7वां प्रश्न है कि स्प्रिंग तुला से मापा जाता है। तो इस प्रश्न में आप देखिए स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला विकल्प है वस्तु का द्रव्यमान मापा जाता है, सेकंड विकल्प है वस्तु का भार मापा जाता है, थर्ड विकल्प है ए तथा बी दोनों को मापा जाता है, और चौथा विकल्प है इन विकल्पों में से कोई सही नहीं है। तो देखिए जो स्प्रिंग तुला होता है उससे हम वस्तु का भार मापते हैं, और जो कमानीदार तुला होता है उससे वस्तु का द्रव्यमान मापते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, स्प्रिंग तुला से वस्तु का भार मापा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्प्रिंग तुला से वस्तु का भार मापा जाता है। अब यहां तक जितने भी प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये कॉन्सेप्चुअल प्रश्न थे, मतलब आपकी जो है थ्योरी से संबंधित थे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ तक प्रश्नों में करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे का जो प्रश्न है थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, अंकित प्रश्न है, जो आपने पीछे पढ़ा हुआ है उन्हीं फार्मूलों के आधारित पे। अब ये जो अगला प्रश्न है पूछा जा रहा है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी का गुरुत्व 1 से क्या होगा। पूछा जा रहा है कि कम होगा, अधिक होगा या बराबर होगा। 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व, विशिष्ट गुरुत्व का मतलब भी यही होता है रिलेटिव डेंसिटी, मतलब अपेक्षित घनत्व। कम होगा, अधिक होगा, बराबर होगा, कभी कम कभी अधिक होगा, ये 4 विकल्प हैं। तो देखिए पानी के बारे में मैं आपको पिछले जो यूनिट कन्वर्जन था, मात्रकों का रूपांतरण था, उसमें भी बताया था कि पानी का जो ग्राफ है डेंसिटी के लिए, तो अगर वो तापमान देखिए पानी का जो घनत्व होता है, घनत्व और तापमान में संबंध क्या होता है, एक ग्राफ से इसको समझाया जा सकता है। ग्राफ ये बताता है कि 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का घनत्व होता है सबसे अधिक होता है। तो हमने ये जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ पे आप देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पे जो ग्राफ की ऊंचाई है सबसे अधिक है। इसका मतलब ये है कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पे पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा। 3 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस के मुकाबले कम होगा। इसका मतलब कि 4 डिग्री सेल्सियस तापमान के अलावा कहीं पे भी पानी का घनत्व क्या होगा,
कम होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस से पानी का घनत्व होता कितना है? 1 किलोग्राम प्रति घन डेसीमीटर, मतलब 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी का विशिष्ट गुरुत्व 1 से क्या होगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है कि 4 डिग्री सेल्सियस से आगे, 4 डिग्री सेल्सियस से आगे, तो इसका मतलब कि 1 से यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो 1 से कम कोई संख्या होगी, यहाँ पे संख्या जो 1 से कम होगी। और विशिष्ट गुरुत्व कैसे निकालते हैं? विशिष्ट गुरुत्व का मतलब ये होता है कि अगर पानी का हमें विशिष्ट गुरुत्व निकालना है, पानी का विशिष्ट गुरुत्व निकालना है, देख लीजिएगा ध्यान से विशिष्ट गुरुत्व, तो इसके लिए सूत्र क्या बनता है? पानी का विशिष्ट गुरुत्व के लिए सूत्र क्या बनेगा? 50 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व। तो इस वाले सूत्र का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें पानी का विशिष्ट गुरुत्व निकल जाएगा। हमें कैलकुलेशन, इस प्रश्न के लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस केवल हमें सोचने की जरूरत है। तो पानी का विशिष्ट गुरुत्व के लिए 50 डिग्री सेल्सियस से जो पानी का विशिष्ट गुरुत्व आएगा, यहाँ पे जो संख्या होगी वो 1 से कम होगी, 1 से कम का मतलब कुछ भी होगी। और 4 डिग्री सेल्सियस पानी का घनत्व कितना होता है? 1 होता है। तो अगर ये 1 से छोटी संख्या यहाँ पे होगी, उसमें 1 से भाग देंगे तो 1 से कम आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो 50 डिग्री सेल्सियस से पानी का विशिष्ट गुरुत्व 1 से कम होगा। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से सोचेंगे, समझ में आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट भी आप देख लीजिएगा। आगे मैं इसको मिटा दे रहा हूं रफ करने के लिए। मोबाइल से आप ये जो हमने समझाया है इस प्रश्न को, ये थोड़ा सा तार्किक प्रश्न है, इसको आप करने के लिए थोड़ा सा समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, आगे का जो प्रश्न आपको समझा रहा हूं। और देखिए इस तरह के प्रश्न जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे का अगर आप एएलपी या अगर ग्रुप डी की परीक्षा देंगे तो इस तरह के प्रश्न उसमें आते हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा निकल्सन हाइड्रोमीटर पे। निकल्सन हाइड्रोमीटर हमने आपको समझाया था। निकल्सन हाइड्रोमीटर पे एक न्यूमेरिकल है, अंकित प्रश्न है। तो एक निकल्सन हाइड्रोमीटर किसी 0.8 अपेक्षित घनत्व वाले द्रव में एक विशेष चिन्ह तक डूबता है, परंतु इसी चिन्ह तक पानी में डुबाने के लिए उस पर 130 ग्राम का भार रखना पड़ता है। तो हाइड्रोमीटर का भार ज्ञात कीजिए। तो आपको निकल्सन हाइड्रोमीटर वाला जो चैप्टर था, जो हमने वीडियो अपलोड किया था, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो इस प्रश्न का उत्तर आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे। इसमें यह होता है कि अगर अपेक्षित घनत्व किसी भी द्रव का, अपेक्षित घनत्व दिया है तो द्रव का अपेक्षित घनत्व किस निकल्सन हाइड्रोमीटर में द्रव का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या बनता है? द्रव का अपेक्षित घनत्व बराबर क्या होता है, ये आप लिख लीजिएगा, हाइड्रोमीटर का भार प्लस द्रव का अपेक्षित घनत्व बराबर हाइड्रोमीटर का भार प्लस किसी विशेष चिन्ह तक हाइड्रोमीटर को उसी द्रव में डुबाने पर कितना वेट रखना पड़ता है। देखिए हमें आपके सामने सूत्र लिख दिया है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। द्रव का अपेक्षित घनत्व आपको 0.8 दिया हुआ है, तो द्रव के अपेक्षित घनत्व की जगह पे आप क्या रखेंगे? 0.8 रखेंगे। हाइड्रोमीटर का भार इस प्रश्न में पूछा जा रहा है तो उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया कि हाइड्रोमीटर का भार W है, तो यहाँ पे भी W रखेंगे, यहाँ पे भी W रखेंगे, क्योंकि दोनों जगह पे हाइड्रोमीटर का भार इस सूत्र में लिया गया है। आगे क्या है कि किसी विशेष चिन्ह तक डुबाने के लिए, द्रव में डुबाने के लिए वस्तु हाइड्रोमीटर पे कितना भार रखना पड़ रहा है। तो प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे
कि निकलसन हाइड्रोमीटर किसी 0.8 अपेक्षिक घनत्व वाले द्रव में एक विशेष चिन्ह तक डूबता है, मतलब वो अपने आप से एक विशेष चिन्ह जो है हाइड्रोमीटर का वहां तक डूबता है। इसका मतलब उस पर कोई भार रखना नहीं पड़ रहा है। तो इसका मतलब इसके जगह पे क्या रखेंगे, 0, क्योंकि उस द्रव में उस चिन्ह तक डुबाने के लिए कोई इस पे भार नहीं रखना पड़ रहा है। तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, 0। इस प्रश्न को हम हल करते हैं। इसके जगह पे क्या रखेंगे, 0.8 हाइड्रोमीटर का भार हमने W मान लिया, और हम ये मान लेते हैं कि उस द्रव में वस्तु को एक विशेष हाइड्रोमीटर को विशेष चिन्ह तक डुबाने के लिए कोई भार नहीं रखना पड़ता है, तो 0 हो गया। और फिर हाइड्रोमीटर का भार प्लस उसी चिन्ह तक, जिस चिन्ह तक आपने जल उसको अन्य लिक्विड में डुबाया था, फिर उसी चिन्ह तक उसको जल में डुबाने के लिए कितना भार रखना पड़ता है, 130 ग्राम। तो 130 ग्राम यहाँ पे रख देंगे, बस इसी को हल कर लेना है। तो देखिए ये जो है इसका गुणा कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, गुणा होकर के 0.8 W बन जाएगा, प्लस 130 में अगर 0.8 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। और इधर बराबर क्या हो जाएगा, W। अब इसको पक्षांतर करके उधर भेजेंगे, तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 104 बराबर 0.2 W। तो फिर यहां से हम W बराबर क्या मिल जाएगा, 104 बटे में 0.2। अब इसको और हल करेंगे तो 1040 इसको लिख लेंगे और नीचे से दशमलव खत्म हो जाएगा। 1040 में 2 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। 1040 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 5 10, 2 दूना के 4 और 0। तो W का मान कितना आ गया, 520, और ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। तो W आपका जो आ गया, मतलब हाइड्रोमीटर का जो भार आ गया वो 520 ग्राम आ गया। ये आपका उत्तर है। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि एक ठोस का वायु में भार 120 ग्राम है और जल में 80 ग्राम है, और किसी द्रव में जब उसको डुबाया जाता है तो 60 ग्राम है। तो ठोस एवं द्रव का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करिए। तो ठोस का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ठोस का अपेक्षिक घनत्व अगर हमें ज्ञात करना है तो ये ठोस का अपेक्षिक घनत्व, ठोस को हम जल में डुबाते हैं तो उसके भार में कितनी कमी आती है, मतलब उसके भार में कमी। इससे हमारा क्या निकल आता है, ठोस का अपेक्षिक घनत्व निकल आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वायु में भार कितना है, 120 है, और जब उसको जल में डुबा रहा है तो 80 ग्राम उसका वजन हो जा रहा है। इसका मतलब कि 120 ग्राम की एक वस्तु जिसका भार वायु में 120 ग्राम है, लेकिन जल में उसको डुबा करके उसका वेट कर रहे हैं तो 80 ग्राम ही वजन बता रहा है। इसका मतलब 40 ग्राम उसका क्या वेट कम हो गया है। तो यहाँ पे भार में कमी कितनी आ गई है, 40। तो 120 में अगर हम 40 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और 4 3 12। तो ठोस का जो अपेक्षिक घनत्व आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठोस का अपेक्षिक घनत्व 3 आ गया। ये केवल एक प्रश्न का उत्तर हुआ, इसमें और भी पूछा गया है कि द्रव में मतलब ठोस का अपेक्षिक घनत्व और द्रव का अपेक्षिक घनत्व पूछा जा रहा है। तो पहला द्रव का अपेक्षिक घनत्व क्या होगा, द्रव का अपेक्षिक घनत्व, द्रव का अपेक्षिक घनत्व बराबर होगा द्रव में भार में कमी बटे में जल में भार में कमी। तो द्रव में भार में कमी कितनी आई है इसकी, 120 ग्राम भार था, 80 ग्राम हो गया है, तो 40 ग्राम भार कम हो गया है। तो भार में कमी कितनी आ गई है, ये तो नीचे वाला रखेंगे। सबसे पहले देखिए द्रव में इसके भार में कमी कितनी आई है, तो वायु में भार कितना है, 120 ग्राम है, लेकिन जब द्रव में डुबाया जा रहा है तो 60 ग्राम हो जा रहा है। इसका मतलब 60 ग्राम उसका भार क्या हो गया, कम हो गया है। द्रव में भार में कमी कितनी आ गई है, 60 ग्राम। और जब जल में उसको डुबाया जा रहा है 120 ग्राम की चीज को, तो केवल 80 ग्राम वजन आ रहा है। इसका मतलब 40 ग्राम भार में कमी आ गई है। तो यहाँ पे 40 ये कटाएंगे तो 6/4, मतलब 6/4 को और सिंपल करेंगे, आसान करेंगे तो 2 3 6, 2 दूना के 4। तो द्रव का अपेक्षित घनत्व कितना आ गया, 3/2, और ठोस का अपेक्षित घनत्व कितना आ गया, 3। तो 3 और 3/2 हमारा उत्तर होगा। और देखिए कि ये उत्तर आपको किस विकल्प में दिखाई दे रहा है, डी में।
तो आपका जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। इस प्रश्न को आसानी से आप देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू।